एक गांव में बाली नाम का एक युवक अपने बूढ़े पिता भीमा के साथ रहा करता था। बाली को बचपन से ही पहलवानी करने का बहुत शौक था, मगर उसके पिता भीमा वो बाली को हमेशा पहलवानी करने से मना किया करते थे। एक दिन तंग आकर बाली अपने पिता से बोला, मेरी समझ में नहीं आता पिताजी कि आखिर आपको मेरी पहलवानी से समस्या क्या है। समस्या है बेटा, तुम अभी इस संसार को नहीं जानते। पहलवानी करने से तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकता। इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम अपना मन किसी और काम में लगा लो या कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो। इससे तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। पिताजी, मेरा मन ना ही किसी काम में लगता है और ना ही किसी व्यापार में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बचपन से ही पहलवानी करने का शौक है और ये शौक मुझे विरासत में मिली है। आप भी तो अपनी जवानी में बहुत अच्छे पहलवान थे। हाँ, ये सत्य है कि मैं अपनी जवानी में अपने गांव का नामी पहलवान था। मुझे कोई भी अखाड़े में हरा नहीं पाया, लेकिन उसके बदले मुझे मिला क्या? गरीबी, बेबसी। अरे आज मैं अपने पैरों पर चल फिर भी नहीं सकता। मैं तुम्हें इस लाचारी भरे जीवन से बचाना चाहता हूँ बाली। पिताजी, आपको हो क्या क्या है? मैं अपने गांव के और बूढ़े पहलवानों को देखता हूँ जो अपने बेटों को अखाड़े में लड़ने की शिक्षा देते हैं, मगर आप पहले ऐसे पहलवान पिता हैं जो अपने बेटे को पहलवानी करने से रोक रहे हैं। अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ बेटा, तो तुम क्यों नहीं समझते कि उसका कोई ना कोई कारण होगा? क्या कारण हो सकता है? और सच तो यह है कि मुझे जानना भी नहीं है। पिताजी, पालमपुर गांव में जुग्गन पहलवान का पुत्र कालिया अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए हमारे गांव आया हुआ है और पिछले 3 दिनों से कोई भी पहलवान कालिया को कुश्ती में नहीं हरा पाया है। पिताजी, कल मैंने उसे चुनौती दी थी और आज अखाड़े में उसी से कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा हूँ। क्या पालमपुर गांव का जुग्गन का बेटा भी पहलवान बन गया है? मेरी सलाह मान बाली, अभी भी समय है, मत जा। भीमा की बात सुनकर अपने घर से बाहर निकल गया। भीमा बाली को रोकता रह गया, मगर बाली ने भीमा की एक नहीं सुनी। भीमा एक अपंग व्यक्ति था, मगर अपनी जवानी में भीमा भी एक पहलवान था और तब उसके पैर बिल्कुल सही थे। कुछ ही देर में बाली अखाड़े में पहुंच गया। अखाड़े में बहुत से लोग बाली का इंतजार कर रहे थे। गांव का मुखिया बाली की ओर देखकर बोला, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बाली। हमें लगा था कि तुम नहीं आओगे। और आपको ऐसा क्यों लगा मुखिया जी? हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे पिता भीमा तुम्हें अखाड़े में जाने से मना करते हैं। हमें लगा कि शायद कहीं तुम्हें उनकी बात आज मान ना ली हो। वैसे तो मैं अपने पिताजी की बात को कभी टाल नहीं सकता मुखिया जी, लेकिन आज सवाल हमारे गांव की इज्जत का है और दूसरा मेरे मान और सम्मान का भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बाली। कालिया बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालिया को धूल चटा देना। मुखिया की बात सुनकर कालिया बाली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे लड़ते हुए 5 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम पहली बार अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी समय है। चुपचाप मुझसे क्षमा मांग लो और वापस चले जाओ। किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। क्षमा तो कुछ देर के बाद तुम मांगोगे कालिया, और यही सोचोगे कि काश तुम बाली की चुनौती को स्वीकार नहीं करते। मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रहा था। जैसी तुम्हारी मर्जी। कालिया और बाली में कुश्ती होने लगी, मगर कुछ ही देर में कालिया का घमंड चकनाचूर हो गया। बाली ने कालिया को 2 ही मिनट में चित कर दिया। कालिया बुरी तरह से हार गया। हारने के बाद कालिया क्रोधित होकर बाली की ओर देखकर बोला, आज पहली बार मैं हारा हूँ। मैं अपनी हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे हराने वाला एक नौसिखिया है। ये तुम्हारी नजर में नौसिखिया है कालिया, लेकिन इसके शरीर में हमारे ही गांव का पहलवान भीमा का खून दौड़ रहा है। कहीं तुम उस भीमा की बात तो नहीं कर रहे जिसे चलने के लिए भी अब बैसाखी की जरूरत पड़ती है, जो अपने पैरों से चलकर 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकता? तुम अब हद से ज्यादा बोल रहे हो कालिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पिताजी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। जाने दो बाली, कालिया हार गया है और वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
ये तुम्हें उकसा रहा है, इसके उकसावे में मत आओ। ये चाहता है कि तुम क्रोधित होकर इसके ऊपर हाथ छोड़ दो और ये अखाड़े का झगड़ा दो गांव के झगड़े में परिवर्तित हो जाए। इतना कहकर गांव के मुखिया ने बाली को विजयी घोषित कर दिया। बाली खुशी खुशी अपने घर आ गया। बाली घर पर आकर बहुत खुश था। बाली को खुश देखकर भीमा उससे कुछ नहीं बोला। भीमा आंख बंद करके चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। इधर कालिया हार कर अपना जरा सा मुंह लिए हुए अपने पिता जुग्गन के सामने खड़ा हुआ था। मैंने 20 साल तक अखाड़े में बड़े से बड़े पहलवानों से लड़ाई की, मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया। मैंने तुझे अखाड़े में लड़ने का एक एक दांव पेच सिखाया और तू एक नौसिखिए से हार कर आ गया। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सच है पिताजी कि मैं एक नौसिखिए से हारा हूँ, मगर वो नौसिखिया कोई आम लड़का नहीं, बल्कि उस गांव के अपने जमाने के नामी पहलवान भीमा का पुत्र है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें भीमा के पुत्र ने चुनौती दी है? क्या भीमा ने अपने पुत्र को अपनी ही तरह कुश्ती लड़ना सिखाया है? इसी बात का तो अफसोस है पिताजी कि उसके पिताजी उसके कुश्ती लड़ने के खिलाफ रहते हैं। कहते हैं बाली को लड़ाई के दांव पेच विरासत में मिले हैं। चिंता मत करो बेटा, 3 दिन बाद मेरे अखाड़े का पहलवान उस बाली को चुनौती देगा। आप बाली की ताकत को नहीं जानते पिताजी, उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। तुम अभी पहलवानी के बारे में अधिक नहीं जानते। मत भूलो तुम्हारा पिता इस गांव में अखाड़ा चलाता है और मेरे अखाड़े का नाम कहां कहां प्रसिद्ध है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। 3 दिन बाद जुग्गन एक पहलवान के साथ बाली के गांव पहुंच गया और मुस्कुराता हुआ मुखिया से बोला, तुम्हारे गांव के एक नव युवक ने मेरे पुत्र कालिया को बड़ी आसानी से हरा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मेरा पहलवान बाली को चुनौती देने आया है। इसका कहना है कि अगर बाली वाकई में एक मर्द है तो आज दोपहर में वो आकर इससे कुश्ती लड़े, नहीं तो चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाए। इतना कहकर जुग्गन पहलवान को लेकर वहां से चला गया। मुखिया तुरंत बाली के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बता दी। ठीक है मुखिया जी, मैं दोपहर को सही समय पर अखाड़े में पहुंच जाऊंगा। मुखिया वहां से चला गया, मगर बाली नहीं जानता था कि मुखिया और उसकी ये बात भीमा दरवाजे से चुपके से सुन रहा था। बाली दोपहर में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी भीमा बाली से बोला, ये जुग्गन की चाल है बाली, उसके झांसे में मत आना। वो पहलवान तुम्हें चुनौती देने नहीं बल्कि तुमसे बदला लेने आया है। मैं जुग्गन को बहुत समय से जानता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था बेटा, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें बताने का। मेरी इन दोनों टांगों को देख रहे हो, ये किसी समय में बिल्कुल सही थी। जुग्गन को जिस अखाड़े से लाखों रुपए के महीने की आमदनी होती है, वो अखाड़ा मेरा था। क्या? आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो आपका अखाड़ा था तो फिर आप उस गांव को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? बरसों पहले मेरे पिताजी उस अखाड़े के मालिक थे। उनके बाद मैं उस अखाड़े का मालिक बना और इस जुग्गन ने बड़ी चालाकी से मुझे उकसाया। जब मैं कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरा तो उसने सबके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे हरा देगा तो ये सारा अखाड़ा उसका हो जाएगा। मैं जवानी के जोश में था, उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। जुग्गन ने धोखे से मेरी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। कुछ देर के लिए मुझे दिखाई देना बंद हो गया और उसने बड़ी चालाकी से मेरी दोनों टांगों को तोड़ दिया। मेरा अखाड़ा मुझसे छीन लिया गया और मैं सड़क पर आ गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर इस गांव में चला आया। तुम्हारी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही सालों बाद इस दुनिया से चली गई। आपका मान सम्मान मैं आपको वापस लौटाऊंगा पिताजी। इतना कहकर बाली बहुत तेजी से घर से निकल गया और अखाड़े में पहुंच गया। बाली को देखकर जुग्गन मुस्कुराता हुआ बोला, अगर मेरे इस पहलवान ने तुम्हें अखाड़े में हरा दिया तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला ये कैसी शर्त है? तुम्हारी शर्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे मंजूर है। बाली जोश से काम मत लो।
आज मेरे पिताजी ने मुझे जो बातें बताई हैं, उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए मुखिया जी, मैं इस पहलवान को धूल चटा दूंगा। कुछ ही देर में पहलवान और बाली में कुश्ती होने लगी, मगर पहलवान ने बड़ी चालाकी से और अपने दाव पेच के जरिए बाली की एक टांग तोड़ डाली। बाली बुरी तरह से हार गया। जुग्गन ने बाली और भीमा को उसके घर से धक्के देकर निकाल दिया। बाली एक टांग से लंगड़ाता हुआ अपने पिताजी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है बेटा। रुकिए पिताजी, मैं अभी आपको पानी देता हूँ। बाली भीमा को पानी देने ही वाला था कि तभी एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बाली के पास आकर बोला, मुझे भी पानी दे दो बेटा, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। बाली को उस बूढ़े पर तरस आ गया। बाली ने वो पानी उस बूढ़े व्यक्ति को पिला दिया। पानी पीकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुमने अपने पिताजी को पानी क्यों नहीं पिलाया? मेरे पिताजी कुछ समय प्यास और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आप बहुत बूढ़े थे, इसीलिए मैंने आपको पानी पिला दिया। बाली ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक देखते ही देखते उस बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित हो गया और वो एक बहुत बड़े पहलवान में बदल गया। बाली और भीमा भी आश्चर्य से उस पहलवान की ओर देखने लगे। कौन हो तुम? मैं एक जादुई पहलवान हूँ। मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। मुझे पता है कि जुग्गन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। उसकी इस हरकत से हमारे जादुई पहलवानों की दुनिया का नाम बहुत बदनाम हो गया है। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर उस पहलवान ने अपना हाथ आगे कर दिया और देखते ही देखते बाली और भीमा बिल्कुल ठीक हो गए। ये जादुई अखाड़े का रेस्टोरेंट है। यहाँ तुम पहलवानों से कुश्ती लड़वाने के साथ साथ रेस्टोरेंट भी चला सकते हो। लेकिन आपने हमारे लिए ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है और जादुई पहलवानों की दुनिया में मदद करने वालों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। इतना कहकर जादुई पहलवान गायब हो गया। बाली और भीमा भी उस जादुई अखाड़े के रेस्टोरेंट में रहने लगे। वो जादुई अखाड़े का रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में प्रसिद्ध हो गया और जब ये बात जुग्गन के कानों तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने बेटे कालिया से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भीमा से वो जादुई अखाड़ा भी छीन लूंगा। इतना कहकर जुग्गन कालिया को लेकर उसी जादुई अखाड़े में पहुंच गया और उसने कुश्ती के लिए भीमा और बाली को ललकारते हुए कहा, कुश्ती तो होगी जुग्गन, लेकिन इस जादुई अखाड़े के अंदर अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बोलो। हाँ, मुझे मंजूर है। और भीमा और जुग्गन, बाली और कालिया में कुश्ती होने लगी। जुग्गन और कालिया ने बड़ी चालाकी से जैसे ही लाल मिर्च उन दोनों की आंखों में डालने की कोशिश की कि तभी वो मिर्च उन दोनों की आंखों में खुद ब खुद चली गई। भीमा और बाली ने बड़ी ही तेजी से जुग्गन और कालिया की टांगे तोड़ दी। भीमा जुग्गन की ओर देखकर बोला, मैं जानता था कि तुम इस बार भी हमारे साथ छल करने के लिए आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस जादुई अखाड़े में लड़ने के लिए ललकारा। क्योंकि इस जादुई अखाड़े की एक खासियत है कि यहाँ जो भी धोखा करता है वो धोखा स्वयं उसकी ओर पलटकर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों आजीवन अपाहिज ही रहे। भीमा और बाली मिलकर आज भी उस जादुई अखाड़े के रेस्टोरेंट को चलाते हैं। एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार, अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप, जब हमारा परिवार ही नहीं बचा? और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहां वो 14 साल से रह रहे थे और वहां जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है। तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें
तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना। मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो। मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा? हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक? इन्हें फिर से अंदर कर दें। हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका के इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया।